हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ ह्यूमन राइट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जब तक नहीं समझेंगे तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यूडीएचआर वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, बट इसको डेप्थ में पढ़ना लॉ ऑफ ह्यूमन राइट के लिए, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सेम नोट्स पीपीटी वगैरह कुछ भी चाहिए, डिटेल नोट्स। देखो, आपके अगर एग्जाम हो रहे हैं और मैं वीडियो ना बना पाया तो उससे पहले ना नोट्स मैं बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगी, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन है क्या? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोवरन स्टेट्स की, जो क्रिएट की गई थी ताकि मेंटेन किया जा सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप किए जा सके फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस और प्रमोट किए जा सके रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है, तब ये मतलब यूनाइटेड नेशन को जानने के लिए ना एक बार थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा। 1939 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था। इसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर बोला जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। जैसे कि उसमें 60 to 70 मिलियन पीपल मारे गए थे। ठीक है, 6 मिलियन जूज मारे गए थे, एंटायर सिटी डिस्ट्रॉय किए गए थे, सिविलियंस को टारगेट किया जाता था। ठीक है, चिल्ड्रन को यूज किया जाता था एज सोल्जर्स और वुमेन का रेप किया जाता था एज ए वेपन ऑफ वॉर, और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे किस पे? प्रिजनर्स पे। तो जैसे 1945 में जो वॉर एंड हुआ ना, तो जो वर्ल्ड के लीडर है वो साथ में आए, उन्होंने सोचा कि कुछ चीज़ एक ऐसी होनी चाहिए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सारे कंट्रीज साथ में आ सके और कमिट कर सके पीस को और प्रोटेक्ट किया जाए ह्यूमन राइट्स वगैरह। तो यूनाइटेड नेशन का बर्थ हुआ 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर जिसके यूएस में न्यूयॉर्क में है। ठीक है, करंट मेंबर 193 कंट्रीज है, एक बार वेरीफाई कर लेना, क्रॉस चेक कर लिया करो। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। ऑफिशियल लैंग्वेज विश्व गुरु वाली लैंग्वेज को छोड़ के सारी है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, चाइनीज, जो मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनकी है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट एंड हुआ था ना 1914-1918 के आसपास, तो वर्ल्ड लीडर्स ने क्रिएट तो किया था एक लीग ऑफ नेशंस 1920 में, ताकि फ्यूचर वॉर्स वगैरह प्रिवेंट मतलब ना हो। ठीक है, बट ये फेल हो गया था क्योंकि यूएस ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया था। जो यूएस की कांग्रेस थी ना, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके पास कोई पावर नहीं थी टू एनफोर्स डिसीजन वगैरह। इट कुड नॉट स्टॉप हिटलर का जो राइज था, जापान का एग्रेशन था, उसको भी नहीं रोक पाया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड फिर भी हुआ था 1939 और 1945, जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर था। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री का 70 मिलियन के आसपास पीपल उसमें मारे गए थे, सिटी के सिटी डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, मिलियन ऑफ ज्यूज मारे गए थे। ठीक है, तो इतना गंदे इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड ने कहा कि ये ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए किसका बर्थ हुआ? इसलिए उसके बाद बर्थ हुआ यूनाइटेड नेशन का। अब इसका पर्पज क्या है? इसके 4 मेन पर्पज है। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि वार्स ना हो, कभी भी डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए पीसफुली। ठीक है, और कलेक्टिव एक्शंस लिए जाए व्हेन पीस इज थ्रेटन्ड। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस बेस्ड ऑन इक्वल राइट एंड सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, कंट्री चूज देयर ओन गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन से एम करता है टू प्रमोट पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग स्टेट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन, जो कि बेस हो इक्वलिटी पे और इस प्रिंसिपल पे कि सारे नेशंस के पास राइट हो टू डिटरमाइन इट्स ओन पॉलिटिकल स्टेटस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अचीव करे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब कि सोल्व करे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, साथ में प्रमोट किया जाए ह्यूमन राइट फॉर ऑल पीपल। बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शन। इसका मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन एक्ट करता है एज ए सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, ताकि नेशंस को साथ में लाया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि जो उनके एक्शंस है ना वो अलाइंड हो और कोऑपरेटिव हो इन अचीविंग कॉमन इंटरनेशनल गोल। अब की प्रिंसिपल दिए हैं आर्टिकल 2 में ऑफ द चार्टर, ध्यान रखना। आर्टिकल 2 में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, रूल्स दिए गए हैं जो कि सारे मेंबर कंट्रीज को फॉलो करने होता है व्हाइल वर्किंग विद यूनाइटेड नेशन। जैसे कि सोवरन इक्वलिटी, सारे मेंबर कंट्रीज इक्वल होते हैं, वेदर बिग और स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को एक वोट मिलता है। 1 वोट फॉर 1 नेशन वाला इसमें चलता है। ठीक है, जनरल असेंबली में वोट करने के लिए। पीसफुल सेटलमेंट, मतलब कि कंट्रीज को सोल्व करने होते हैं डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन, जैसे कि बात करके, मीडिएट करके। नॉट थ्रेट ऑफ फोर्स, मतलब कि कंट्रीज मस्ट नॉट थ्रेटन, कंट्रीज को थ्रेटन नहीं करना होगा एक दूसरे को, फोर्स का यूज नहीं करना होगा अगेंस्ट ईच अदर। नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि यूएन कैन नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर। नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, वो इंटरनल अफेयर्स में, जो कंट्री का इंटरनल अफेयर होता है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी लॉ बनाए कंट्री इंटरनली तो उसमें यूएन इंटरफेयर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारे मेंबर को कोऑपरेट करना होता है विद यूनाइटेड नेशंस एक्शंस एंड डिसीजन, जो उसके एक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं उनके साथ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन है। पहला है जनरल असेंबली, जिसको जीए बोलते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन बोला जाता है, जिसको सेक्रेटेरिएट, आईसीजे और इकोसोक। ठीक है,
ट्रस्टशिप काउंसिल अभी सस्पेंड किया जा चुका है, ये इनएक्टिव किया जा चुका है 1994 में। क्यों हुआ था वो भी बताऊंगा। जनरल असेंबली के बारे में बात करते हैं। इसमें सारे 193 के 193 मेंबर सबकी मीटिंग होती है। ये जो जनरल असेंबली होती है ये एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इश्यूज को, ठीक है। सबकी इक्वल वोट होती है। एक 193 नेशंस में जितने भी कंट्रीज होते हैं सबकी एक कंट्री का एक वोट होता है, ठीक है। जैसे कि पार्लियामेंट होता है तो डिस्कस करते हैं, वोट करते हैं ग्लोबल इश्यूज पे। ये एवरी सितंबर मिलते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है लाइक पैंडेमिक वगैरह। रेजोल्यूशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होता है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, डील करते हैं विद वॉर, पीस और सिक्योरिटी। ऑथोराइज कर सकता है मिलिट्री फोर्स, इंपोज कर सकता है सैंक्शंस वगैरह और पीस कीपर्स को भेज सकता है। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। ये मोस्ट पावरफुल होता है, इसमें वेटो पावर भी होती है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में वेटो पावर के बारे में और ये मोस्ट पावरफुल क्यों है इसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन होती है, ठीक है। और ये डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं वो सेक्रेटेरिएट में होते हैं, जैसे कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस वगैरह ये हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि फेस होता है एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूएन का, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हेग में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। जुडिशियल लीगल आर्म होती है यूनाइटेड नेशन की, सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, इंडिविजुअल का नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स में। 15 जजेज होते हैं जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और लीगल डिस्प्यूट्स को ये सोल्व करता है, लीगल डिस्प्यूट्स पे फोकस करता है। इकोसोक क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को बोला जाता है इकोसोक। अब जब आप इकोसोक पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बहुत लंबी डेफिनेशन होगी, बट इन्होंने ईसीओ को बनाया हुआ है इकोनॉमिक, एसओ को बनाया हुआ है सोशल और काउंसिल को बनाया है सी, ठीक है। तो उसको याद कर लेना जरूर। जैसे कि आप इकोसोक वगैरह, यूएनडीपी, यूएनएससीओ ये लिखते हो ना एग्जाम में, तो इनकी फुल फॉर्म भी लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इकोसोक की तो आप याद ही कर सकते हो, इसकी तो लिख ही सकते हो। इकोसोक क्या होता है? कोऑर्डिनेट करता है यूएन के काम में ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट वगैरह, ठीक है। काम करता है विद यूएन एजेंसी जैसे कि WHO और यूनिसेफ वगैरह। अब इसके बाद आता है ट्रस्टशिप काउंसिल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ प्लेसेस थी दुनिया में जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थे, ठीक है। तो वो कंट्रोल किए जाते थे पावरफुल नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया था ट्रस्टशिप काउंसिल, ध्यान रखना। ट्रस्टशिप काउंसिल एक यूएन की बॉडी थी जो मेक श्योर करती थी उस टाइम पे कि ये कंट्रोल्ड एरियाज वो प्रॉपरली गवर्न किए जाए और इवेंचुअली उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या था? ट्रस्टशिप काउंसिल थी। 1994 के आसपास तक जो लास्ट टेरिटरी थी ना वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, तो 1994 के आसपास तक इसकी जॉब खत्म हो गई थी, तो ये सस्पेंड कर दिया गया था। अब ये इनएक्टिव है सिंस 1994। सिक्योरिटी काउंसिल को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सिक्योरिटी काउंसिल एक यूएन की ओनली बॉडी है जिसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग होते हैं सभी कंट्रीज पे, ध्यान रखना। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल, एससी का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हम हर वीडियो में एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यूज करते हैं ना, तो जब मैं भी सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा हूँ, तो जब सिक्योरिटी काउंसिल पास करता है कोई भी रेजोल्यूशन को, तो सारे नेशन को जितने भी मेंबर हैं उनको सबको वो फॉलो करना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक है। ये कभी रोटेट नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी परमानेंट सीट्स होती है बिकॉज दे आर द मेजर अलाइड पावर जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसको जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, सर्व करते हैं 2 साल के लिए, फिर रोटेट होते हैं। मतलब कि एक कंट्री इलेक्ट किया जाता है, वो मेंबर रहता है 2 साल तक का ही सिर्फ, उसके बाद उसको हटना होता है वहां से। कैन नॉट बी इमीडिएटली री इलेक्टेड, मतलब कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो कंट्री सेलेक्ट नहीं किया जाता है इमीडिएटली, उसको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। 5 सीट्स जो होती हैं वो एवरी ईयर चेंज होती है, मतलब कि तो देखो टोटल नॉन परमानेंट सीट्स कितनी हुई? 10 हुई, ठीक है। बट हर साल वो 10 की 10 चेंज नहीं होती है। 5 मेंबर पहले साल इलेक्ट होंगे, ठीक है, 5 वो के वही रहेंगे जो पहले थे, उससे अगली बार 5 वो जो पहले थे वो चेंज होंगे। तो ईयर 1 में 5 मेंबर चेंज होंगे, जो पहले थे 5 वो एज इट इज रहेंगे, और ईयर 2 में जो पहले 5 थे ना जो ईयर 1 में चेंज नहीं हुए थे वो चेंज होंगे, ठीक है। तो 10 के 10 सारे एक साथ चेंज नहीं होते, तो हर साल 5 ओल्ड मेंबर लीव करते हैं और 5 नए मेंबर आते हैं, ठीक है। वेटो पावर क्या होती है? ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर है। वेटो का मतलब होता है जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं ना उनकी पावर है टू से नो टू एनी एससी रेजोल्यूशन, ठीक है। वो नो कह सकते हैं, कोई भी एक उनमें से अगर ना कहेगा ना, इवन इफ ऑल 14 मेंबर से यस, और एक P5 कंट्री उसको ब्लॉक कर सकता है द एंटायर वर्ल्ड बाय टेकिंग एक्शन, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, वेटो का मतलब होता है पावर टू स्टॉप ए डिसीजन। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलो 15 मेंबर एक वोट कर रहे हैं किसी डिसीजन पे, तो 14 कंट्री मान के चलो यस कहते हैं, बट एक परमानेंट मेंबर अगर नो कहेगा तो डिसीजन वहीं पे फेल हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि एक कंट्री रोक सकता है एंटायर वर्ल्ड को फ्रॉम टेकिंग एक्शन, तो इसलिए ये वेटो वाला जो फीचर है ना ये पावरफुल है।
इसको बोलते हैं राइट ऑफ वेटो। एग्जाम्पल जैसे यूएस सैंक्शन लगाना चाहता है इजराइल पे फॉर समथिंग, और वोटिंग हुई और बहुत सारे कंट्रीज ने यस कहा और रसिया और चाइना ने नो कहा उसको, ठीक है, तो सैंक्शन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल है, मान के चलो रशिया अटैक करना चाहता है यूक्रेन पे, तो और जो दूसरे कंट्रीज है वो चाहता है कि यूएन एक्शन ले अगेंस्ट रशिया, ठीक है, तो वोटिंग हुई, यूएस यूके फ्रांस कह रहे हैं यस और रसिया खुद कह रहा है नो, तो यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री कैन नॉट बी पनिश्ड अगर ये ब्लॉक करता है डिसीजन इटसेल्फ, ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वेटो का। तो वेटो पावर अलाउ करता है पावरफुल कंट्रीज को टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड देयर अलाइज टू। तो जो जियो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं। बट मेरे को जहाँ तक क्या लगता है कि जो चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई है ना आज तक, वो अपने फ़ायदे के लिए ही बनाई है, ठीक है। वो वर्ल्ड के लिए तो काम बहुत कम करता है, क्यों ही करेगा यार, सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं आईसीजे और इकोसोक के बारे में। आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसोक का मतलब आपको मैंने बताया था, इतनी बड़ी कोई फुल फॉर्म इसकी नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक को बोलते हैं। आईसीजे एक मेन लीगल बॉडी, आईसीजे एक मेन लीगल बॉडी होती है, वर्ल्ड कोर्ट होता है यूएन का, ये लोकेटेड है हेग में, नीदरलैंड्स में, ठीक है। ये क्या करता है, सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस, ध्यान रखना। ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है उन लीगल क्वेश्चन जो आस्क किए जाते हैं बाय यूएन बॉडीज। इसमें 15 जज होते हैं जो 9 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, कोई भी 2 जज सेम कंट्री से नहीं होते हैं, याद रखना। कंट्रीज मस्ट वॉलंटरी एक्सेप्ट आईसीजे जुरिडिक्शन, कंट्री को वॉलंटरीली एक्सेप्ट करना होता है आईसीजे का जुरिडिक्शन, कोई फोर्स नहीं होती है कंट्री पे टू अपियर बिफोर इट। बट अगर एक कंट्री एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद डिसोबे करता है इसकी रूलिंग को, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में इंटरवीन करता है, ध्यान रखना। इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है फॉर यूएन की इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल काम के लिए। ये करता क्या है, कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑफ यूएन एजेंसी जैसे कि डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ, ठीक है। स्टडी करता है, रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, एजुकेशनल इश्यूज वगैरह, प्रमोट करता है रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, काम करता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या होता है, ये एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का। जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ है फॉर इंडिया, ऐसे ही यूनाइटेड जो चार्टर है ना वो सुप्रीम लॉ है फॉर यूनाइटेड नेशन और उसके मेंबर्स के लिए। सारे मेंबर्स को इसको फॉलो करना होता है। ये साइन हुआ था 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बाई 50 नेशंस, इन फोर्स आया था 24 अक्टूबर 1945 में। स्ट्रक्चर क्या क्या है इस चार्टर में, प्रीएम्बल है प्लस 111 आर्टिकल है जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं 19 चैप्टर्स में, ध्यान रखना। प्रीएम्बल ओपन होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन से, जहाँ से इंस्पायर होकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेम वहीं पे, ठीक है। प्रीएम्बल ओपन होता है विद वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन और स्टेट करता है कमिटमेंट टू पीस, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड सोशल प्रोग्रेस, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फर्स्ट में पर्पस दिया हुआ है ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि हमने 4 इंपॉर्टेंट पर्पजेस पढ़े थे वो। आर्टिकल सेकंड में प्रिंसिपल्स दिए हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 23 में सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन दी गई है, P5 + 10 इलेक्टेड मेंबर जो हमने अभी पढ़ा था। आर्टिकल 27 में SC की वोटिंग के बारे में वीटो प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 51 में दिया हुआ है राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये पढ़ेंगे नीचे अभी। आर्टिकल 99 कहता है सेक्रेटरी जनरल्स की इंडिपेंडेंट पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 108 बात करता है कैसे चार्टर को अमेंड किया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल 51 सेज एवरी कंट्री हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इफ अटैक्ड। दिस इज वाई कंट्रीज लाइक नेटो कैन डिफेंड ईच अदर, इट इज द ओनली एक्सेप्शन। ये सिर्फ एक ओनली एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि नो यूज ऑफ फोर्स, जो कि आर्टिकल 2 में दिया हुआ है नो यूज ऑफ फोर्स, ये उसका एक जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिक रूल क्या है इंटरनेशनल लॉ का, अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर एक जनरल रूल है कि कंट्री शुड नॉट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्टिकल 2 का क्लोज फोर्स के बारे में बात करता है, ठीक है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है अगर एक कंट्री अटैक किया जाएगा तो उसके पास राइट है टू सेल्फ डिफेंड इटसेल्फ। अब 2 टाइप के सेल्फ डिफेंस यहाँ पे दिए गए हैं, इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक कंट्री डिफेंड करता है उसको खुद अकेला ही, ठीक है। अगर एक कंट्री को अटैक किया जाता है तो उसके साथ फाइट बैक करता है। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस क्या होता है, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस दूसरे कंट्रीज कैन कम एंड हेल्प, ठीक है। जैसे कि कंट्री ए ने अटैक किया तो उसके दोस्त फ्रेंड वगैरह उसके साथ आकर के उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। अब नेटो इसका सिंपल सा एग्जांपल है। नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, अगर एक कंट्री को अटैक होता है तो अटैक होएगा सब पे जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर एक मेंबर अटैक किया जाएगा तो सारे मेंबर्स उसकी लीगली हेल्प करेंगे उसको डिफेंड करने में, उसको बोला जाता है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, ध्यान रखना। तो ये एक ओनली एक्सेप्शन है आर्टिकल 51 में, किसकी, द जनरल रूल ऑफ नो यूज ऑफ फोर्स की, ध्यान रखना।
अब यूडीएचआर क्या होता है? यूडीएचआर होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूडीएचआर एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जो अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 10 अक्टूबर 1948 को। ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में जब वर्ल्ड ने एग्री किया था ऑन द लिस्ट ऑफ बेसिक राइट्स सारे ह्यूमन बींग के पास हों, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी नेशनलिटी, रेस, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, भले ही फर्क नहीं पड़ता आपका जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारे जो राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है। इसमें 30 आर्टिकल्स है जो कवर करते हैं सारे टाइप के राइट्स को। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है एज ए ट्रीटी, ध्यान रखना, बट ये मॉरल फाउंडेशन है फॉर ऑल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। कैटेगरीज होती है इसमें राइट्स की यूडीएचआर में, जैसे कि एक है सिविल और पॉलिटिकल राइट, दूसरी है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, ये सिविल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, देख लेना। इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि राइट टू वर्क, फेयर वेजेस वगैरह, राइट टू एजुकेशन वगैरह, ये सब, ठीक है। ड्राफ्ट किया गया था प्राइमरीली बाय एलेनर और एने कैसन के द्वारा, एडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। उसको सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट डे भी, ध्यान रखना, एवरी ईयर 10 दिसंबर, ध्यान रखना। ट्रांसलेट किया गया 500 प्लस लैंग्वेजेस में, मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है पूरी दुनिया का। ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ 2 बाइंडिंग ट्रीटीज, आईसीसीपीआर और आईसर को, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, जो 6 मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, उसके बाद यूनाइटेड नेशन हैज मैनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और प्रोग्राम्स और फंड्स जो ईच हैंडल करते हैं स्पेसिफिक एरियाज। वो काम करते हैं सेमी इंडिपेंडेंटली बट रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट होता है ना, सेम वही चीज होता है, जैसे कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएफपी, यूएनडीपी वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डील करता है बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम से, जैसे कि हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, पॉवर्टी, वर्कर राइट, चिल्ड्रन वेलफेयर। तो एक सिंगल बॉडी तो सारी चीज हैंडल नहीं कर सकती, तो यूएन ने क्रिएट की सेपरेट एक्सपर्ट बॉडीज जिसको हम एजेंसीज बोलते हैं, जैसे कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। अब इन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मैंने 2-3 के यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी के पढ़ लेना, नोट्स में मैं डाल दूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अदरवाइज। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी है, ये मॉनिटर करता है पेंडेमिक को, सेट करता है हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह, कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल रेस्पॉन्स टू डिसीज आउटब्रेक जैसे कि कोविड-19 और एबोला, पोलियो वगैरह, ठीक है, जेनेवा में बेस्ड है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप यूनेस्को भी बोलते हो, ठीक है। ये वर्क काम करता है उन एजुकेशन, कल्चर, हेरिटेज वगैरह पे। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये काम करता है चिल्ड्रन के वेलफेयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन पे। और उसके बाद आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है वर्कर के राइट और सेट करता है लेबर के स्टैंडर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन आपको समझ में आ गया यूनाइटेड नेशन क्या होती है, उसकी एजेंसीज क्या होती है, एजेंसी डिफरेंट एरियाज में काम करती है, ठीक है। चार्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वाली वीडियो होती है कंप्लीट, नोट्स वगैरह देख लेना, जो आपको चाहिए यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। आपके सारा ये सिलेबस है ना जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट लॉ का, ये आपके अब सारा समझ में आ जाएगा, यूडीएचआर वगैरह क्या होता है, इसके बिना आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पीपीटी यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 90% लोग नहीं करते हैं, शेम भाई, ठीक है। और यहाँ पे ये वीडियो आ रही है, इसको देख लेना, इस प्लेलिस्ट को सारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर लेना। अगर आपका आज एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।